नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाकों में कोविड का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह के प्रयासों की वहाँ पर आवश्यकता है और किस तरह से जो व्यवस्था है वहाँ पर काम नहीं कर पा रही है या व्यवस्था का क्या हाल है। हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये दावा किया है कि जो कुल केस हैं, संक्रमण की दर है, उसमें काफ़ी कमी आई है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में लखनऊ में भी आज जो कोविड प्रभावितों की संख्या है, वो 2000 से कम है और इस तरह के संकेत कहीं थोड़ा ये उम्मीद जगाते हैं कि शायद स्थितियाँ जिस तरह से बेकाबू होती जा रही थी, शायद अब अपने आप कोरोना का जो गति है, कोरोना का जो प्रवाह है, वो थोड़ा मंदा हो रहा है, थोड़ा धीमा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब गाँव की ओर हम नज़र दौड़ाते हैं, तो पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो मध्य उत्तर प्रदेश हो, तमाम इलाकों में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के जो प्रभावित हैं, कोविड से जो पीड़ित होने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। हालाँकि ये भी एक बहुत कष्टकारी सत्य है कि गाँव में जो मौतें हो रही हैं, उनकी क्योंकि किसी तरह की कोई कोविड जाँच नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ज़्यादातर मामलों में उन मौतों को हम खाँसी, जुकाम, बुखार इस तरह की बीमारियों से होने वाली मौतों के तौर पर गिन रहे हैं। जो कोविड की मौतें हैं, उनमें अभी उनकी गिनती तक नहीं हो पा रही। इस बीच उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से इतनी कुछ ग्रामीण इलाकों से इतनी दहलाने वाली खबरें आई हैं, जैसे प्रतापगढ़ का एक मामला पिछले दिनों आया था सामने, जिसमें एक जो विधवा महिला थी, जो अपनी बहन के पास रहती थी, उसकी मृत्यु हो गई और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, उनके परिवार में कोई पुरुष नहीं था वहाँ पर जो उस महिला का अंतिम संस्कार कर सकता। अंततः जब 2 दिन तक शव वहीं रखा गया और जो महिला थी उसके जिसके घर वो अपनी बहन के घर रह रही थी, उसके पति मुंबई में थे, उनके आने की प्रतीक्षा होती रही और जब बदबू शव से आने लगी, तब गाँव वालों ने पंचायत करी और गाँव में कहीं जगह नहीं मिली अंतिम संस्कार के लिए, तो अंततः उसी घर के सामने जेसीबी मशीन से एक गड्ढा खुदवा के शव को वहाँ दफना दिया गया। इस तरह की स्थितियाँ हैं। और ऐसे ही सिद्धार्थनगर से एक और घटना सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद गांव में उसके परिजनों ने, पूरे गांव ने, किसी ने भी उस व्यक्ति के शव को, क्योंकि ये संदिग्ध मामला कोरोना का माना गया था, छूने से इनकार कर दिया। अंततः स्थानीय पुलिस ने आकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। तो इतनी विपरीत परिस्थितियां, इतनी डरावनी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गांवों से हम देख रहे हैं। मेरे साथ आज आपकी बात में शरद प्रधान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा। शरद जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, जो स्थितियां अभी हैं उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर अब ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से जो कोरोना का आतंक है वो और तेज़ी से उसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, उसकी भयावहता दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे मूल वजह हैं और कहाँ पर अगर जो ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किन बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है? गोविंद, मुझे लगता है कि ये जो गांव में जो जिस तरीके का भयानक स्थिति पैदा हुई है कोरोना की, ये बिना वार्निंग के नहीं आई है। ये जाहिर करती है कि किस तरीके से हमारे जो शासक हैं, उसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स दोनों की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी आंख पे पर्दा लगा लिया और कान में रुई भर ली, दिमाग को भी स्विच ऑफ कर दिया। वरना आप ये बताइए, जब एक बीमारी इस तरीके का भयानक ये पैंडेमिक फैल रहा है और जगह जगह फैल रहा है, तो क्या आपको ये सोच में, या आपकी सोच कहाँ चली गई थी? ये आपको ये पता ही नहीं था कि गांव में जाएगा। अगर ये शो करता है कि आपने सोच लिया कि क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है गांव में। जब ये एटीट्यूड हो जाए तो स्थितियां ऐसी भयानक होती हैं। वरना क्या कारण था
कि गांव में कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करी गई। कागज पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तमाम जगह आज भी पीएचसीज, आप जानते हैं, पीएचसी सीएचसी फंक्शन नहीं कर रही हैं, बंद हैं। आपने कह दिया कि साहब सारी उसमें व्यवस्था हो जाए से नहीं होती ये व्यवस्था। गांव में ना तो कोई आरटीपीसीआर टेस्ट करने की व्यवस्था है, कुछ सीएचसीज हैं जहां पे करीब गिनी चुनी सीएचसीज करीब 550 हैं प्रदेश में, और पीएचसी 850 या उससे ज्यादा है। आप पीएचसी में तो किसी में व्यवस्था नहीं है टेस्टिंग की। तो टेस्ट ही नहीं होगा तो आपको पता कहां से लगेगा कि कोरोना का क्या प्रकोप है, कितना प्रकोप है। और जब मरता है आदमी तो कोई, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कोरोना के रिकॉर्ड में आता नहीं, वो तो बड़ा कन्वीनियंट है। इस नौकरशाही और नेताओं ने मैं सोचा नौकरशाही तो ये बदमाशी कर सकती है, लेकिन नेता अपनी आंख में कैसे पट्टी बांध सकता है? क्योंकि नेता का काम है ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी से मिलना। वो कैसे इस बात को इग्नोर कर सकता है? कैसे ये चीज बिल्कुल उसके जहन में नहीं रह सकती कि भैया ये भी इंसान हैं, ये हमारे वोटर हैं, इनके बारे में तो सोचा ही नहीं गया। आज उसका नतीजा क्या है? अभी भी ये जो फिगर्स दिखा रहे हैं आपको, एक तो आंकड़ों पे जाइए मत, खाली उत्तर प्रदेश नहीं और भी कई जगह इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ खासतौर से बहुत ज्यादा है। मुझे कल ताज्जुब हुआ जब कल के जो आंकड़े आए थे, लखनऊ में पहली दफा 65 मौतें दिखाई गई थी सरकारी प्रेस नोट। और लेकिन उसको जो है जब बहुत ज्यादा हो रही थी, जो 150-150 हो रही थी, तब 20 दिखाते थे। कल किस वजह से 65 दिखाई गई मुझे नहीं दिखाई गई, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, नंबर्स कम हुए जब से ऑक्सीजन आने लगी है, लेकिन आप देखिए उद्देश्य सरकार का क्या है। सारे अखबारों में, क्योंकि अखबारों में वही छपता है जो सरकार चाहती है, जिस तरीके से चाहती है। तो सरकार, आपने देखा होगा लखनऊ के सारे अखबारों में इस बात पे बहुत जोर होता है कि कितने लोग डिस्चार्ज होके गए अस्पताल से। बताइए जर्नलिज्म के कौन से स्टैंडर्ड में, अतुल भी बताएंगे इस बात को, कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जर्नलिज्म के जहां आप इसको हाईलाइट करें कि साहब इतने लोग डिस्चार्ज हुए, मरे भी के इतने, लेकिन इतने ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए, नए केस नहीं आ रहे हैं। नए केस कहां से आएंगे? गांव की तो कोई गिनती है ही नहीं। और जो शहरों में तो आप कंट्रोल कर रहे हैं आंकड़े जिस तरह के, तो आंकड़ों पे तो इस मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया जिस तरीके की इनकी हालत रही है। जब लखनऊ में 400 लाशें जल रही थी अलग अलग शमशान घाटों पे और कब्रिस्तानों में दफनाए जा रहे थे लोग, 400-450, तब सरकारी फिगर होती थी लखनऊ की 24-32, एक दिन बहुत ज्यादा आ गई थी 32, 14 भी आई। इस दुनिया में रह रहे हैं और कुछ तो आंख की शर्म होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आज गांव में, अब जब गांव में बुरी तरह फैलेगा, ये सोच रहे हैं, ये जो आपने किस्से सुनाए, इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है और दुखदाई, वो ये सब नहीं है। जोर किस बात पे है? आज अभी एक थोड़ी देर पहले खबर आई है कि बिजनौर के विधायक हैं सपा के मनोज पारस, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है क्योंकि उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी करी। आज की सारा जोर, एक तो पुलिसिंग बहुत हावी है, हर चीज में पुलिस कह रहा है एफआईआर कर दो, एनएसए लगा दो, लोग मर रहे हैं उसके लिए मत करो, कुछ नहीं करो, गैया की हेल्पलाइन बनाओ। प्रायोरिटी आपकी किधर है? तो इसीलिए इन सारी प्रायोरिटीज में गांव कहीं नहीं आता है, हालांकि उसी गांव के वोट से सरकारें बनती। आपने जो बात कही कि जिस तरह से जो अखबार और मीडिया जो है वो ठीक होने वाले लोगों की संख्या के बारे में बता रहा है, ये ठीक है कि सरकार आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा दिख रही है तो ये सामान्य लोगों का एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने वाली खबर भी होती है। ये निराशा के माहौल में कहीं लोगों को थोड़ा राहत देने वाली भी खबर होती है। हालांकि इतने भर से
इतने भर से काम नहीं चलता। जरूरतें जिन चीज़ों की हैं उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। आपने गांव पे किस तरह से समस्या आ रही है और क्यों सरकार या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, इसकी ओर भी आपने ध्यान दिलाया। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही एक और बीजेपी के विधायक का देहांत हुआ है, तो और अब तक 4 बीजेपी के विधायक एक तरह से इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और आज लखीमपुर से बीजेपी के ही एक विधायक ने फिर से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और फिर से ये मांग की है कि जो ऑक्सीजन की समस्या है, आप हमें ऑक्सीजन दीजिए। हमारे यहाँ जो तहसील स्तर तक भी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अकेले एक जिले के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में ये स्थितियां हैं। आपकी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो तहसील स्तर पर भी नहीं है। और बहुत सी जगहों में तो, जैसे अगर बाराबंकी की ही बात करें, बाराबंकी में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर है भी तो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। बाराबंकी के किसी सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। जो वेंटिलेटर हैं वो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं उनमें है। अगर वेंटिलेटर हैं भी तो वो खुले नहीं। जो ये स्थिति है कि चीजें, सरकार एक तरफ कहती है कि हम गांव-गांव तक जो 95,000 जो निगरानी समितियां हैं वो हर गांव के स्तर पर निगरानी समितियां जांच कर रही हैं। पिछले दिनों लगातार 3-4 दिन, ये 5 दिन का ये जांच, ग्रामीण क्षेत्रों में जांच का कार्यक्रम सरकार चलाने की बात कर रही है। उसमें ये भी कह रही है कि जो रैपिड टीम होंगी, रैपिड मेडिकल टीम होंगी, उनमें उनको 10 लाख किट जो है वो एंटीजन टेस्ट के दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर 95,000 गाँव की बात करें और 10 लाख किट की बात करें तो वो एक गाँव के हिस्से में 10 किट के आसपास संख्या आएगी। और क्या इतने भर से जो जांच है वो पूरी हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों में चीजों को ठीक करने के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है फिलहाल? गोविंद, हम लोगों ने देखा है कि शहरों में, विशेषकर लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, इन शहरों में जिस तरह से सरकार ने मिसमैनेज किया है कोविड को, हम पुराने बातें दोहराएंगे कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आप उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। अस्पताल में बेड नहीं थे, आप उसके बारे में शिकायत नहीं कर सकते थे। आप कितने लोग मरे हैं उसके बारे में, एक तो आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि एक पत्रकार होने के नाते हम और आप जाकर के उस संख्या को वेरीफाई करें। अलावा इसके कि हर क्रेमेटोरियम पे, हर शमशान पर जाकर के और हर कब्रिस्तान में जाकर के, सिमेट्री में जाकर के, वहां से हम आंकड़े लेकर के रिसर्च करके तब बताएं कि इतने लोग मरे हैं। लेकिन उसमें भी हम ये नहीं साबित कर पाएंगे कि कितने कोविड से मरे हैं, क्योंकि जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं आई, 4 दिन बाद आई, और वो इस बीच में नहीं रहे, तो उनको कोविड में नहीं गिना जाएगा। एक हम उदाहरण देते हैं। हमने देखा एक बहुत प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर, मेरठ के गांव में 40 लोगों का रैंडम टेस्ट हुआ, उसमें, और वो भी एंटीजन टेस्ट हुआ, उसमें 21 पॉजिटिव थे। जब गांव वालों ने कहा कि आरटीपीसीआर करा दीजिए, तो मजबूरी जाहिर की गई कि हमारे पास आरटीपीसीआर किट्स नहीं है। जैसा आपने अभी कहा ना कि पूरी ही नहीं होगी। उसी गांव में या उसके पास के गांव में 6 लोग कोविड से मरे थे और उनका दाह संस्कार वो दिखाया जा रहा था। लेकिन 2 लोग और मरे थे कोविड के सिम्टम्स से, लेकिन उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं आई थी। तो जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि अब ये जो पॉजिटिव लोग हैं ये क्या करेंगे, तो गांव का जो एक प्रवक्ता
कह लीजिए जो मुखिया टाइप का था, उसने कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, अस्पताल ले नहीं जा सकते हैं, अगर ले जाएंगे तो भर्ती कौन करेगा, कैसे करेंगे, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो सब लोग घर में हैं। उसी तरह से उसमें ये बताया गया था कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। अब आप बता लीजिए, समझ लीजिए इससे कि एक गांव में 50%, एक सैंपल में 50% से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं, तो बाकी गांवों की क्या स्थिति होगी। और जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सीएचसी और पीएचसी की बात हुई है, तो हम ये जानते हैं कि सीएचसी और पीएचसी को मजबूत करने के लिए, उनको सब सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पिछले साल सरकार ने काफी वादे किए थे। अब उसमें से कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं पूरे हुए ये नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि लखनऊ के आसपास भी शायद, जैसे आपने बाराबंकी का उदाहरण दिया, उसी तरह से मोहनलालगंज जैसी जगहों पर भी हमको सुविधा उस तरह की नहीं मिलेगी जहां पर हम एक गंभीर रूप से कोविड मरीज जो पीड़ित है उसकी जान बचा सकें। तो इस वक्त जरूरत ये है सरकार की। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब हमको संख्याओं में शहरों में नहीं पता चला कि सच क्या है गलत क्या है, तो गांव से तो हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जहां किसी ने मुंह खोला उसके ऊपर फौरन एनएसए लग जाएगा। तो अब हम ये मान के चलें कि गांव में जो मृत्यु हो रही है, ये भी सोचना पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि ज्यादातर मौतें जो हो रही हैं गांवों में वो कोविड से रिलेटेड है, कोविड के कारण हो रही है। और लोगों के पास वहाँ ज्यादा साधन नहीं है। अब ये जो टीम जो गठित की गई है, ये कब कितने दिनों में जाएगी भी कि नहीं जाएगी। हम लोग जानते हैं प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से काम करते हैं। वो जाएंगे, मौके पर पहुंचेंगे, गांव वालों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहुत सारी हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है नीचे तक, उसके काम करने का ढंग जो है बड़ा विचित्र सा है। तो गांव की स्थिति वास्तव में भयावह है। हमें वास्तविकता पता चले या ना चले, लेकिन हमको ये मानकर चलना है कि अगर सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो लोग मरेंगे। भले ये हो जाए कि वो कोविड से नहीं, उनको हार्ट अटैक हो गया इसलिए वो मर गए, वो एक अलग बात है, लेकिन दुर्दशा होगी अपने प्रदेश की। आप संख्या कम करते रहिए लेकिन लोग मरते रहिए। हाँ, आप आंकड़ों में भले ही छिपा लें, लेकिन अगर जमीनी असलियत, जमीनी सच्चाई ये हो कि लोग बेमौत मरते रहें, तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी को जिम्मेदारी से बचा नहीं सकती, वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इस बीच जैसे लखीमपुर से ही लोगों ने आज वहाँ बहुत सारे अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपने घर में एक तरह से सत्याग्रह किया और मास्क पहनकर और हाथ में पट्टियां लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करी कि उनके इलाके में, उनके गांव में, उनकी तहसील में ऑक्सीजन की सुविधा दी जाए, लोगों की जान बचाई जाए। और ये इस तरह की पोस्ट मुख्यमंत्री को भेजी भी गई है बहुत बड़ी तादाद में। और भी इस तरह से लोग अपनी मांग कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक इस बीच जो गाँव में जो फैलने की वजह हैं, जिनमें पहले ये माना जा रहा था कि जो पंचायती चुनाव हैं वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि पंचायती चुनाव जिस जिस इलाके में जिन तारीखों में मतदान हुआ है, उसके बाद उन इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीमार लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि जो पंचायतों के चुनाव थे, उन्होंने इस जो कोविड की जो भयावहता है उसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन इसके साथ-साथ एक और जो वजह सामने आ रही है, वो आ रही है जो ये साहलग यानी शादी ब्याहों का जो मौसम है, वो एक बड़ी वजह है।
ये माना जा रहा है कि बहुत सारे शहरी इलाकों से भी जो लोगों की शादियां होनी थी, वो क्योंकि शहरों में लॉकडाउन की आशंका थी, तो वो लोग अपने अपने गांव में चले गए थे कि गांव से शादी कर लेंगे, शांति से चीज़ें निबट जाएंगी। और ग्रामीण इलाकों में तो जो शादी ब्याह के समारोह हैं वो उत्सव के तौर पर होते ही हैं। इसके अलावा भी जनेऊ, मुंडन और बहुत सारी चीज़ें इस बीच हो रही हैं गांव में। और वो जो अगर एक भोज में 100-150 लोग एक साथ जमा होते हैं, तो कहीं न कहीं वो इस जो महामारी का दौर है उस दौर में चीज़ों को और फैलाने में उनका बहुत जो योगदान है वो साफ देखा जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने अपने राज्य की ग्रामीण जनता से आह्वान किया था कि वो कम से कम इस वक्त जिस तरह से कोरोना की महामारी फैल रही है, वो अपने शादी ब्याह टाल दें, अपने ऐसे आयोजन टाल दें ताकि कोरोना की चेन को रोका जा सके। इसका थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिला, खासतौर पर जो कांग्रेस से जुड़े लोग थे, उन्होंने कम से कम मुख्यमंत्री की इस अपील का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी योजनाएं बता रही है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ों को नियंत्रित करने के प्रयास बता रही है, उसमें कहीं इस तरह की सामाजिक जागरूकता की कोई जगह नहीं दिखाई दे रही। ऐसी कोई कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है ऐसा नहीं दिख रहा। सरद जी, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की कोशिश इस वक्त की जानी चाहिए? उसका जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगर इस तरह की बात आए सामने, तो कहीं न कहीं जो कोरोना की चेन है उसको रोकने में इसका असर होगा। देखिए, मानसिकता बड़ी विचित्र है हमारे यहाँ के मुखिया की। उनमें उनको ये तो बहुत जल्दी आ जाता है कि उठा के बंद कर दो, एनएसए लगा दो, गैंगस्टर एक्ट लगा दो, लेकिन इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में नहीं आती हैं। शायद यही कारण है कि इस तरीके की अपील के बारे में कभी आप नहीं सुनेंगे। जो जो एक इंसान से मैन टू मैन जो है, ह्यूमन रिलेशन वाली बात जो है, वो बिल्ड करने की गुडविल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका कोई जगह नहीं उसकी दिखती है। कि आप जब भी देखिए सिर्फ धमकी भरे शब्द होते हैं। क्योंकि एक मुझे लगता है शुरू से इनके अप्रोच ये हो गई है पुलिसिंग वाली, जो एक पुलिस स्टेट जिसे कहते हैं कि हम सरकार हैं, हमने बोल दिया ये होना चाहिए, नहीं होगा तो उठा करके आपको सजा देती है। ये तरीका लोकतांत्रिक नहीं लगता है, लेकिन है। आपके बताएं, ये हालत है गांव में जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। ये लोग, एक तो जागरूकता है नहीं बिल्कुल भी, दूसरा बीमारी के बारे में क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, सारा इलाज कहाँ पे हो रहा है? अधिकतर मेडिकल स्टोर पे। आप देखेंगे, अगर आप वहाँ के वो देखें विजुअल्स, कई जगह आपको मिलेंगी, हमने कई फोटोग्राफ्स देखी जहाँ मेडिकल स्टोर पे बड़ी भीड़ है गांव में। और मेडिकल स्टोर वाला तो इवन शहरों तक में डॉक्टर बन जाता है। गांव में तो 99% लोग जो हैं या तो मेडिकल स्टोर से पूछ के दवाई लेते हैं, या हर गांव में ये जो झोला पे आप डॉक्टर आपको दिखेगा। एक यहाँ पे यूपी में बड़ा विचित्र है, डॉक्टर बंगाली के नाम से। वो बंगाली नहीं होता है, लेकिन उसको डॉक्टर बंगाली कहा जाता है कि बंगाल के जादू से कुछ उसको एसोसिएट किया जाता है जमाने से। हर गांव में आपको एक डॉक्टर बंगाली मिल जाएगा, वो करते हैं इलाज। और इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज नॉर्मल फ्लू। तो उठा के वो 5-6 दवाइयां उठा के सारी दे देते हैं। तो ये नहीं होगा तो ये चल जाएगा, ये नहीं होगा तो ये चल जाएगा। तो इतनी और महंगी महंगी दवाइयां लिख देते हैं। लोगों ने, कई ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जहां लोगों ने लोन, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लोन उधार ले लेकर के इलाज करा रहे हैं, और लास्ट में मर गया। मरने को तो कहते हैं भगवान को ही मंजूर था। लाख लाख रुपया लोगों ने उधार लेके किया है, और कोई व्यवस्था नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अंत में समस्या आती है कि भाई कहाँ ले जाएं? तो शहर में ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। शहर में जाएंगे तो भर्ती कहाँ होंगे? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ये सिर्फ प्रेस नोट में आता है कि होम आइसोलेशन में आप हैं तो आपको वहीं पे ऑक्सीजन मिलेगी। कहाँ से मिलेगी किसी को नहीं पता है। लखनऊ तक में नहीं मिल पाती है आज की डेट में भी। अस्पताल में ठीक है आ गई है ऑक्सीजन, लेकिन वो नहीं है। तो गाँव में आप सोचिए, होम आइसोलेशन अगर आप लखनऊ जैसी स्टेट कैपिटल में मुश्किल होता है,
व्यवस्था करना, तो बाराबंकी, लखीमपुर, सीतापुर, देवरिया, बस्ती, मिर्जापुर, ये जो छोटे जिले हैं, यहाँ का कोई पुरसा हाल नहीं है आपके। और संवादहीनता इतनी ज्यादा है सरकार और मीडिया के बीच में कि जो सरकार इशू कर देती है बस वही मानना है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है कि आदमी पूछ सके कि साहब इस जिले में ये ऐसी स्थिति, ऐसी रिपोर्ट आई है, क्या है असलियत, कुछ नहीं। तो जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए इस समस्या से डील करने के लिए, और विशेषकर गांव में, क्योंकि गांव में इतनी ज्यादा लोग मर जाएंगे। सरकार तो के लिए तो आंकड़े हैं, यहाँ तो देखिए शहरों वाली जो बात आप कह रहे थे, अतुल कह रहे थे कि वो जो है कोविड वाली बात, ये जो फिगर्स इनकी भी आती हैं, और जो लाशें वहां जल रही हैं, जितने शव जलते हैं कोविड के लिए, हर शमशान घाट पे अलग रजिस्टर बना हुआ है। तो वो बड़ा स्पष्ट है, जो इनकी सरकारी जो स्टेट से जो प्रेस नोट जारी होता है उससे मैच नहीं करता, क्योंकि वहां पे पूरा सेक्शन ही अलग है। वो यहाँ सिर्फ कोविड जल अलावा इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के, बाद में शुरू में तो खाली इलेक्ट्रिक भी जलती थी, बाद में कहना शरद, मेरा कहना ये था कि वो रजिस्टर अलग भी होगा तो भी किसी को जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा वहां पर, किसी को जाना उसके लिए, अरे वहां तो एंट्री बंद है अतुल, वहां पे एंट्री बंद है, वहां लिखा हुआ है कि प्रवेश निषेध, हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। हाँ ये सही बात। जहां तक ये गोविंद का वो था प्रश्न, तो हम इससे अग्री करते हैं कि प्रदेश के किसी भी चैनल से लोगों के पास ये अपील पहुंचनी चाहिए कि जैसे रोजा इफ्तार बंद है, शादियों में रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, और पार्टीज बंद हैं, क्लब्स बंद हैं, उसी तरह से अगर आप अपने गांव के छोटे छोटे फंक्शंस को थोड़े दिनों के लिए टाल दीजिए तो उससे आप ही का जीवन बचेगा। हमारे ख्याल से अपने आप लोगों को रेगुलेट करना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन जब आप उदाहरण देखते हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं डीआरडीओ का अस्पताल, उसमें गुब्बारे भी लगे हैं, तो मैसेज क्या जाता है? जो एक आम अनपढ़ आदमी बोलता है अरे यार हम भी अपनी शादी मना कर लेंगे, क्या हो गया, 4 गुब्बारे लगा लिए हमने भी। उस दिन मुख्यमंत्री भी तो गए थे उस फंक्शन में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, तो बोलता है अरे हमारा क्या हो जाएगा, क्या हम थोड़ी ना मर जाएंगे। प्रॉब्लम इस बात की और जागरूकता है नहीं। उसको जागरूक करने के लिए भी कोई नहीं, जगह जगह पर पोस्टर लगा दिए, खत्म हो गया। गांव में नहीं हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ पोस्टर और पोस्टर का जो बैनर्स बन जाते हैं वो लोग अपने यहाँ पर्दा लगाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि गांव वाले के पास, बेचारे के पास लगता है चलो ये इससे पर्दा लगा लो, फोटो है इसकी। तो जो पूरी अप्रोच है, गांव को समझा ही नहीं जाता है कि इसकी भी फिक्र करनी है। ये इनके वाराणसी के कुछ गांवों से भी बहुत खराब स्थितियों की खबरें आई हैं, खराब स्थिति है। और जी। एक गांव में तो एक जो बुजुर्ग है उसने मीडिया को ये कहा कि भाई देखिए, हमारा तो कोई है नहीं, हमारा ऊपर वाला है, मरना जब तय वो कर देगा तो हम मर जाएंगे, अन्यथा मतलब जो बीमारी है वो तो हमें झेलनी है। यहाँ हम किसके पास जाएं, कोई इलाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर है नहीं, शहर हम जा नहीं सकते, कोई हमें पूछने नहीं आ रहा है। और ये स्थितियाँ बहुत बड़े ग्रामीण इलाकों में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन शहरों में भी अगर हम बात करें तो जैसे वेंटिलेटर जिन सरकारी अस्पतालों को पिछले साल जो पीएम केयर फंड के थ्रू आए थे और दूसरे सरकारी व्यवस्थाओं के तहत आए थे, उनमें भी वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं। लखनऊ में ही बलरामपुर अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल और इस तरह के बड़े अस्पतालों में भी 30-35 वेंटिलेटर इस समय निष्क्रिय पड़े हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा है। वजह दो हैं, एक तो जो वेंटिलेटर हैं ये बताया जाता है कि उनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत तुलनात्मक तौर पर नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर से जो व्यवस्था है उससे थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अभी आपूर्ति इतनी नहीं है, एक वजह। और दूसरी वजह जो वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक तो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, दूसरा एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ डॉक्टर की भी जरूरत है। तो ये दोनों बहुत बड़ी कमी इन दोनों की दिखाई दे रही है।
क्या सरकार को इस बात के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए कि इस तरह के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो वेंटिलेटर्स को चला सकते हैं, उनके लिए कोई तात्कालिक किसी तरह का कोई कोर्स, कोई प्रबंधन, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इसको सिखाने के लिए आपको महीनों या 6 महीने या साल भर लगे। आप 10 दिन 5 दिन के क्रैश कोर्स से भी इस तरह की जानकारियां देकर लोगों को सिखा सकते हैं। तो क्या ये नहीं किया जाना चाहिए? अतुल जी, आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल किया जाना चाहिए। हम तो जानते हैं कि हमारे एक जानने वाले घर में हैं और उनको ऑक्सीजन लगी थी, तो उन्होंने एक कंपाउंडर की मदद ले ली। कंपाउंडर ने बता दिया इसको किस तरह से रेगुलेट करना है, कितनी सप्लाई कब जाएगी, कैसे होगी। डॉक्टर से भी बात कर लिया ऑनलाइन। अब वो घर का ही एक व्यक्ति जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई पूरा मैनेज कर रहा है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप एक टीम तैयार कर लें, लोगों को तैयार कर लें कि भाई ये भी एक रोजी रोटी का साधन हो सकता है। और जैसे आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ होता है हर अस्पताल में, उसी तरह से एक इस तरह के भी लोग तैयार हो जाएं ताकि अस्पतालों में ना सही लेकिन कभी वक्त जरूरत पड़ने पर किसी को भी घर पर जाकर के हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये 3 दिन के क्रैश कोर्स हो सकता है। हाँ? क्या चीज? 3 दिन के क्रैश कोर्स में समझाया जा सकता है ऑक्सीजन किस तरह लगाई जाती है। वेंटिलेटर के लिए छोटे से कोर्स में समझा सकते हैं। वेंटिलेटर के लिए टेक्नीशियंस होते हैं, उसमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। टेक्नीशियन बता देगा, लेकिन वो नहीं है, अस्पतालों में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में नहीं है। हाँ, तो वही तो हर सरकारी अस्पताल के लिए वो तय कर देना चाहिए कि आपके पास ये इतने 50 लोग ऐसे होने चाहिए या 30 लोग ऐसे होने चाहिए जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन देने में सक्षम हो, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में भी। डॉक्टर अगर नहीं है तो भी वो टेक्नीशियन ये मदद कर सकता है। इस बीच राज्य सरकार ने जो चीनी और गन्ना विभाग है उसके जरिए, उसकी मदद से भी वो करने की जो नए बहुत सारे ऑक्सीजन के जनरेशन प्लांट लगाने की कोशिश शुरू की है। 75 जिलों में से 25 जिलों में तो काम शुरू भी हो गया है। तो शायद ये अगर चीज़ें थोड़ा तेजी से इनमें काम हो तो शायद ग्रामीण इलाकों में कम से कम ऑक्सीजन की जो समस्या है वो थोड़ा दूर हो सकेगी। जिस तरह से जो संकेत मिले हैं उत्तर प्रदेश में, अगर सरकारी आंकड़ों पर यकीन करें, जो संख्या कम हो रही है, जिस तरह से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, और आज तो प्रधानमंत्री के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की बात सामने आई है कि अगर सारे लोग पूरी तरह से सजग रहें तो हम जो तीसरी लहर है उसको टाल सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ कि लोग सजग होंगे, सरकार के प्रयास कामयाब होंगे और दूसरी लहर का तो हम मुकाबला कर ही रहे हैं और तीसरी लहर को हम टालने में कामयाब होंगे। आपकी बात को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद, और दर्शकों से फिर एक बार हमारा आह्वान है कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय हैं, अपने जो सुझाव हैं, अपने जो विचार हैं उनसे हमको अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।